गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 12th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा लेसन है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। यानी 12th क्लास हिंदी का हमारा चैप्टर है पहलवान की ढोलक और ये लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में एक आंचलिक कथाकारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि एक पॉइंट आपका हो जाता है कि रेणु जी आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आंचलिक जो एक किसी जिला क्षेत्र से, किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया, जो अब अररिया जनपद में उराई हिंगा नामक गांव में हुआ था। देखो, 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया, अब क्या है वह अररिया जनपद के ओराई हिंगना, क्या नाम है भाई, ओराई हिंगना नामक गांव में हुआ था। बाद में रेणु जी ने फरबिसगंज, विराटनगर, नेपाल हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। 1942 में रेणु जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और 3 वर्ष तक नज़रबंद रहे। 1953 में साहित्य सृजन में जुट गए। राष्ट्रीय आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव था। 11 अप्रैल 1977 को इस महान आंचलिक रचनाकार का निधन हो जाता। कब? 11 अप्रैल 1977 को। 11 अप्रैल 1977 को इस महान आंचलिक रचनाकार का निधन हो जाता है। स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। इनके उपन्यास जो फेमस थे, 1954 का मैला आचन, फिर है प्रति परिकथा 1957 में, दृक्तपा 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबू रोड मरणोपरांत 1979 में। तो स्टूडेंट्स, सबसे फेमस आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में, प्रति परिकथा 1957 में, दृक्तपा 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1967 में, पलटू बाबू रोड मरणोपरांत 1979 में। फिर कहानी संग्रह ठुमरी 1957 में, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और तीसरी कसम। कहानी संग्रह कौन कौन से है भाई? ठुमरी 1957 में, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और तीसरी कसम। संस्मरण की बात करें, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूरव। संस्मरण है ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूरव। रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़। नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ भी इनके द्वारा ही लिखा गया। स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स पाठ के सार के विषय में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहलवान की ढोलक में सबसे पहले गांव में मलेरिया और हैज़े का प्रकोप दिखाया गया है कि किस प्रकार से गांव में हैज़ा मलेरिया एकदम से फैल जाता है और कितने लोगों की मृत्यु वहाँ पर हैज़े के कारण, मलेरिया के कारण होती है। फिर बाल्यावस्था में ही लुट्टन पहलवान का विवाह दिखाया गया है कि भी 9 वर्ष का होते होते ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सास के द्वारा ही उनका पालन पोषण किया गया। तो बाल्यावस्था में ही लुट्टन पहलवान के विवाह का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, श्यामनगर में दंगल के आयोजन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार श्यामनगर में दंगल का आयोजन किया गया और किस प्रकार से वहाँ दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ। फिर यहाँ पर लुट्टन और चांद सिंह की कुश्ती के बारे में बताया गया है कि भी जोर जोर से बाजे बजने लगे, लुट्टन को अपना ढोल ही बज रहा था और किस प्रकार लुट्टन पर उन्हें हमला किया और किस प्रकार उसको परास्त किया। फिर स्टूडेंट्स, लास्ट में लुट्टन की विजय के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार लुट्टन ने अपनी विजय चांद सिंह पहलवान के ऊपर प्राप्त की। स्टूडेंट्स, फिर आगे राज दरबार में लुट्टन के काल के बारे में बताया गया है कि जो पंजाबी पहलवान है चांद सिंह कियासू किस प्रकार से पूछता है और किस प्रकार से उनके आपस में द्वंद्व होता है। फिर लास्ट में लुट्टन का प्रभाव दिखाया गया है। फिर राजा साहब की मृत्यु और लुट्टन के बेटों सहित गांव का लौटना। राजा साहब की मृत्यु
और लुट्टन का बेटों सहित अपने गांव में लौटना। उसके बाद लुट्टन के जीवन और उसके परिवार का अंत दिखाया गया है, जो बड़ा ही दुखद है कि किस प्रकार मलेरिया से लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे मर जाते हैं और किस प्रकार से उसके जीवन का अंत होता है, उसके परिवार का अंत होता है कि एक बीमारी ने उसकी पूरे जीवन को, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर लुट्टन के बेटों का अंत हो जाता है स्टूडेंट्स। और ऐसा बताया गया है कि भी लुट्टन ने इच्छा प्रकट की थी कि उसके शव को चिता पर पेट के बल लेटाया जाए, ताकि वह जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता को आग लगाने के बाद भी ढोलक बजाया जाए। और गांव वालों ने उसकी इच्छा को ऐसे ही पूरा किया गया। उसको उल्टा लेटाया, पेट के बल लेटाया गया और ढोलक ही उसकी मृत्यु पर दाह संस्कार पर बजाया गया स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स छोटे क्वेश्चन करते हैं इसके। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम पूछा गया भाई। तो पहलवान की ढोलक रचना लिखी गई फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? तो पहलवान की ढोलक एक कहानी विधा है स्टूडेंट्स। क्या है? कहानी विधा है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ भाई? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 में हुआ। देखो, पहलवान की ढोल लिखी गई फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। किस विधा की रचना है? कहानी विधा है। जन्म कब हुआ? 1921 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य के अंदर हुआ स्टूडेंट्स। कहाँ? बिहार में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जनपद में हुआ? राज्य बिहार, जनपद अररिया। अगर हम जनपद की बात करते तो कौन सा? अररिया जनपद में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथाकार थे? तो वे एक आंचलिक उपन्यासकार थे स्टूडेंट्स। कैसे? आंचलिक थे। रेणु के जन्म स्थान का नाम ओराई हिंगना। रेणु के जन्म स्थान का नाम था ओराई हिंगना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में भाग लिया गया। रेणु जी का निधन कब हुआ? तो रेणु जी का निधन 1977 में हुआ। कब हुआ भाई? 1977 में। रेणु किस विचारधारा के साहित्यकार थे? तो भी रेणु जी प्रगतिवादी थे। रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार के लिए फेमस माने जाते हैं और प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार थे। किस उपन्यास के प्रकाशन से रेणु को रातों रात ख्याति प्राप्त हो गई थी? उस उपन्यास का नाम बताना है। इसके प्रकाशन से रेणु को रातों रात ख्याति प्राप्त हो गई थी। वो आपका मैला आंचल है। कौन सा भाई? मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो भी मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। कब होता है भाई? 1954 में। रेणु के उपन्यास प्रति परिकथा का प्रकाशन 1957 में हुआ। रेणु का उपन्यास कौन सा भाई? प्रति परिकथा का प्रकाशन कब हुआ? 1957 में। रेणु का ही उपन्यास है दीर्घतपा। रेणु के उपन्यास दीर्घतपा का प्रकाशन कब हुआ? 1963 में। कब हुआ? 1963 में। कितने चौराहे किस विधा की रचना है? तो कितने चौराहे यहाँ पर उपन्यास विधा है भाई। कैसा है? कितने चौराहे उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है। फिर कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है भाई। तो कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष 1966 है। कितनी है? 1966 है। फिर ठुमरी किस विधा की रचना है भाई? तो ठुमरी एक कहानी संग्रह है। ठुमरी एक कहानी संग्रह है जो लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। ठुमरी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ठुमरू का प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन 1957 में हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, रेणु जी का कौन सा उपन्यास उनके मरने के बाद मरणोपरांत प्रकाशित होता है? तो भी रेणु जी का पलटू बाबू रोड। रेणु जी का उपन्यास पलटू बाबू रोड उनके मरने के बाद प्रकाशित होता है। पलटू बाबू रोड। ऋण जल धन जल।
ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? तो ऋण जल धन जल संस्मरण विधा है। ऋण जल धन जल एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। इनमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है? तो भाई वन तुलसी की गंध। इनमें से वन तुलसी की जो गंध है वो एक संस्मरण विधा में लिखी गई रचना है। रेणु की किस कहानी पर लोकप्रिय फिल्म बनी भाई? तो रेणु की तीसरी कसम पर। रेणु की तीसरी कसम पर लोकप्रिय फिल्म बनी, तीसरी कसम। नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ किस विधा की रचना है? नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ रिपोर्टाज रचनाएं हैं। नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ दोनों ही रिपोर्टाज है स्टूडेंट्स। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? तो भाई पहलवान की ढोलक जो लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और उसकी हिम्मत। लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और उसकी हिम्मत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लुट्टन कितनी आयु में नाथ हो गया था? तो लुट्टन 9 वर्ष की आयु में ही। लुट्टन पहलवान 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया? तो चांद सिंह पहलवान को। किसको भाई? चांद सिंह पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया। गांव में कौन कौन से रोग फैले हुए थे? तो गांव में मलेरिया और हैजा। गांव में मलेरिया और हैजा फैले हुए थे। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? ढोलक की आवाज़ गांव में संजीवनी शक्ति का काम। ढोलक की आवाज़ गांव में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। किसका भाई? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। शेर के बच्चे के गुरु का नाम? तो भाई शेर के बच्चे गुरु का नाम बादल सिंह था। क्या था? शेर के बच्चे के गुरु का नाम बादल सिंह था स्टूडेंट्स। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? तो स्टूडेंट्स लुट्टन पहलवान के 2 पुत्र थे। कितने भाई? 2 पुत्र थे। लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? तो लुट्टन को चांद सिंह को लुट्टन ने श्यामनगर के। लुट्टन ने चांद सिंह को श्यामनगर के दंगल में हराया था, श्यामनगर के। पंजाबी ज़ियामत किसके पक्ष में थी? तो जितनी भी पंजाबी ज़ियामत थी वो सभी चांद सिंह के पक्ष में थी। पंजाबी ज़ियामत चांद सिंह के पक्ष में थी। पहलवान क्या बजाता था? पहलवान ढोलक बजाता था स्टूडेंट्स। पहलवान क्या बजाया करता था? पहलवान ढोलक बजाता था। नेक्स्ट है लुट्टन पहलवान में दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगा? लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री पर या दूरी पर फैलाकर चलने लगा? तो इसका आंसर है 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर दोनों हाथों को फैलाकर लुट्टन से चलने लगे। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था भाई? तो लुट्टन को राजा साहब का। किसका? राजा साहब का आश्रय प्राप्त था। दंगल का स्थान किसने ले लिया था? दंगल का स्थान अब घोड़ों की रेस ने। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु किसमें हुई थी? लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु मलेरिया हैजा से हुई थी। लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु मलेरिया हैजा से हुई थी। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? रात्रि की भीषणता को पहलवान की ढोलक। रात्रि की भीषणता को पहलवान की ढोलक ललकारती थी। लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा? तो लुट्टन पहलवान 15 वर्ष तक अजय रहा। कितने वर्ष तक भाई? 15 वर्ष तक अजय रहा। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? लुट्टन पहलवान ने काले खा को। अगर बात पटक कर हराने की बात है तो लुट्टन पहलवान ने काले खा पहलवान को पटक कर हरा दिया था। तो स्टूडेंट्स पहलवान की ढोलक जो लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा, ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।